13 दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है भारत और उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर। भारत और भारत के व्यापारिक समझौतों को लेकर डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बातें कही हैं। और पहला एडिटोरियल है केरला में जो एक मलयालम इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था 2017 में, उसके बारे में। उस मामले में अभी फैसला आया है और इस फैसले में कुछ आरोपियों को बरी किया गया है और कुछ अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इस मामले के सामने आने के बाद मलयालम इंडस्ट्री की कई सच्चाइयां सामने आई थी। सरकार ने भी इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई थी। हेमा समिति ने अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी और उसमें मलयालम इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था कि मलयालम इंडस्ट्री में कैसे पुरुषों का प्रभुत्व है, कैसे पुरुष इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी मनमानी करते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर से लेकर बड़े-बड़े एक्टर्स तक शामिल हैं। और यह मामला भी एक बड़े एक्टर को लेकर ही था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक बड़े एक्टर ने उनके खिलाफ साजिश करके कुछ लोगों को सुपारी देकर उनके साथ दुष्कर्म करवाया था और अब इस मामले में फैसला आया है। 8 साल पहले कोच्चि में एक चलती हुई कार में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस पर दुष्कर्म किया था। कुछ लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म हुआ था चलती हुई कार में। उसके बाद इन लोगों ने दुष्कर्म किया, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और फिर उस महिला को यानी उस एक्ट्रेस को एक फिल्म डायरेक्टर हैं मलयालम इंडस्ट्री के, उनके घर के सामने फेंक कर वो चले गए थे। 8 दिसंबर को अभी फैसला आया है जिसमें 6 पुरुषों को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, अवैध निरुद्धीकरण मतलब अवैध रूप से उन्हें पकड़ना, उनके साथ जबरदस्ती करना और साक्ष्य नष्ट करने सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया है और उन्हें सजा मिली है। 20 साल का कठोर कारावास इन लोगों को मिला है जो भी आरोपी थे, जिनके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। और इस मामले में जो एक्टर थे, मतलब जिन एक्टर के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया था, बड़े एक्टर हैं मलयालम इंडस्ट्री के, उस समय जो वहाँ की एसोसिएशन है, मतलब मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसके ये ट्रेजरर हुआ करते थे। उस समय बड़ा नाम था इंडस्ट्री का। इन पर आरोप लगा था लेकिन इनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देकर इन्हें अब सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। आलोचना करने वाले लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं और न्याय प्रणाली में कमियों पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल मामला था और एक बड़े एक्टर पर आरोप लगा था, इसलिए न्याय नहीं हो पाया है। केरल की सरकार भी फैसले के कमजोर पक्षों पर चर्चा करते हुए फैसले में जो भी कमजोर बिंदु हैं, जिन पर ठीक से बातें नहीं हुई हैं, उन कमजोर बिंदुओं को खोजकर इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। जब यह मामला सामने आया था उस समय मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले जो भेदभाव है, महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार है, उसकी सच्चाई सामने आई थी। इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिलाओं ने फिल्म इंडस्ट्री पर पुरुषों के वर्चस्व की बात कही थी और बताया था कि इंडस्ट्री में महिलाओं का शोषण होता है और प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर्स भी इसमें शामिल है। पीड़िता के पक्ष में इंडस्ट्री की महिलाओं ने अवल कोप्पम यानी कि वी आर विद हर नाम का एक कैंपेन चलाया था और एकजुट होकर पीड़िता का साथ दिया था। मलयालम इंडस्ट्री का ये जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, में भी हड़कंप मच गया था उस समय। जैसे हमने बात की कि दिलीप इस एसोसिएशन के ट्रेजरर थे और साथ ही साथ दूसरे जो पदाधिकारी थे उनमें से भी कई बड़े नाम थे और उन्होंने भी इस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया था। और इस मामले में महिलाओं की तरफ से मांग आई थी कि सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए है पूरे मामले में, कि किसी भी महिला को उसके कार्यस्थल पर जहाँ पर वह काम करती है, वहाँ पर उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए। इस तरह का माहौल होना चाहिए, इस तरह के कानून होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए मलयालम इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं ने विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव नाम का एक संगठन भी बनाया था और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी। हालाँकि चूँकि पूरी इंडस्ट्री पर जो लोग नियंत्रण रखते हैं, पूरी इंडस्ट्री पर जिनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, ऐसे लोगों पर आरोप लगे थे। इसके लिए इन महिलाओं के साथ या जो लोग भी इस पीड़िता का साथ दे रहे थे, पीड़िता को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें बहिष्कार का या साइबर बुलिंग का भी सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब भी प्रभावशाली लोगों के साथ किसी भी तरह की लड़ाई लड़ता है कोई पीड़ित, तो उसे सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं बल्कि उसे अपने खिलाफ की साजिशों से भी लड़ना होता है। और हमारा संविधान भी कहता है, मतलब संविधान में डीपीएसपी में
अनुच्छेद 43 में भी कार्यस्थल को लेकर, कार्यस्थल की डिसेंसी को लेकर बातें लिखी हुई है। तो किसी भी महिला को उसके कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल मिलना ही चाहिए, उसे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि टॉयलेट्स मिलनी चाहिए, साफ़ सुथरी टॉयलेट्स मिलनी चाहिए, कपड़े बदलने के लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए अलग से रूम मिलना चाहिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी और व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का या पुरुषों का वहाँ पर दखल ना हो और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और यदि किसी भी महिला के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो उसके कई संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, उसके कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और जब भी दुष्कर्म होता है किसी महिला के साथ तो उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाती है, उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई जाती है, उसकी निजता को ठेस पहुँचाई जाती है, उसकी मर्ज़ी को ठेस पहुँचाई जाती है। ऐसा ही अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। और जब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है या ज़बरदस्ती होती है तो उसके बराबरी के अधिकार को भी ठेस पहुँचती है। वैसे ही अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि दुष्कर्म के मामलों में लिंग के आधार पर, अलग जेंडर होने के आधार पर, महिला पुरुष होने के आधार पर, मतलब दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे जो पीड़िता है उनके साथ जेंडर के आधार पर, उनके साथ लिंग के आधार पर अपराध कर रहा होता है, जो कि उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में जब बातें सामने आई तो केरल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, हेमा कमेटी का गठन हुआ था। और हेमा कमेटी का गठन हुआ था 2017 में जुलाई में। हेमा कमेटी ने पूरे मामले में कई एक्ट्रेस से बातें की, बहुत सारे लोगों से बातें की, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कई महिलाओं ने बताया कि इंडस्ट्री में किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। एक्ट्रेसेस ने बताया कि उनको सेट पर या शूटिंग के दौरान सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कपड़े बदलने की सुविधाएं नहीं मिल पाती, या तो उन्हें किसी पेड़ के पीछे या फिर जंगलों में कपड़े बदलना पड़ता है। और इस तरह उनके साथ यह दुर्व्यवहार हो सकता है और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है यदि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो। साथ ही दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि कई एक्टर खुले तौर पर महिलाओं से, एक्ट्रेसेस से या काम करने वाली दूसरी आर्टिस्ट से सेक्स की मांग करते हैं। यह बात इस रिपोर्ट में कई महिलाओं ने बताई थी। जैसे मतलब इस तरह से मांग करते हैं जैसे यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो, उन्हें कानून का या किसी की गरिमा का कोई ख्याल ही नहीं है। इंडस्ट्री में यह शोषण एक संस्थागत शोषण बन गया। इस मामले में इस शोषण की बातें खुलकर सामने आई थी। इस कमेटी के अलावा भी सरकार ने कुछ फैसले लिए थे, जिसमें कि अम्मा में यानी कि एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट में महिलाओं को नेतृत्व पदों पर चुना गया था। फिल्म सेटों पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करना अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने फिल्म जो कार्यस्थल है वहाँ पर सुरक्षा और समानता के लिए व्यवस्थाएं की थी और भी कई फैसले लिए थे ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान पीड़िता ने पूरी प्रक्रिया पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था और कहा था कि न्यायाधीश को बदला जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को नहीं माना था। और समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जो न्यायाधीश हैं वो एक महिला है और महिला होने के बाद भी इन पर आरोप लगा है पक्षपाती होने का। हालांकि इन्होंने कहा है कि एक्टर दिलीप के खिलाफ, मतलब जिन पर साजिश करता मास्टरमाइंड होने का आरोप है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी किया है। और अदालत की अवमानना करने के आरोप में इन्होंने चेतावनी भी दी है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग अदालत की अवमानना करते हैं। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि केरल में ये जो यौन उत्पीड़न का मामला है उसमें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास, लैंगिक समानता और संस्थागत सुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ऐसे मामले में साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए राज्य और न्यायपालिका को किन कदमों की आवश्यकता है। इस प्रश्न में भी यही बातें पूछी गई है कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए, लैंगिक न्याय के लिए और संस्थागत सुधारों के लिए क्या किया जा सकता है। राज्य और न्यायपालिका को किन कदमों को उठाना चाहिए, किन सुधारों को करना चाहिए ताकि पूरी न्याय प्रणाली में निष्पक्षता, विश्वास और लोगों का भरोसा जम सके। इसमें ये सारी बातें लिखनी है और इसके जवाब में इस मामले में जो बातें निकल कर सामने आई हैं हम उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और जिनमें सबसे पहला उल्लंघन तो यही है कि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार खत्म हो जाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पीड़िता के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, उनका उल्लंघन होता है। इस अधिकार में गरिमा, शारीरिक अखंडता,
यौन स्वायत्ता के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है और लोगों को, मतलब पीड़िता के खिलाफ साजिश करने वालों को, पीड़िता के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए सजा मिलनी चाहिए। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। यह अधिकार गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या राज्य के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यौन हिंसा के मामले में समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि यह महिला के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से हिंसा को दर्शाता है। ऐसा ही अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन बलात्कार में लिंग के आधार पर हिंसा की जाती है और सीधे तौर पर इस अधिकार का उल्लंघन है। निजता के अधिकार का उल्लंघन है जो कि अनुच्छेद 21 में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है और जब भी बलात्कार होता है किसी पीड़िता के साथ तो उसकी निजता का अधिकार भंग होता है, खासकर उसकी पहचान उजागर होती है। ऊपर से उसकी मर्जी के बिना कोई उसके साथ अपराध कर रहा होता है, किसी प्रकार का दुष्कर्म कर रहा होता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत पीड़िता की पहचान उजागर करना, चूंकि आईपीसी की जगह बीएनएस लगती है तो बीएनएस की धारा 72 के तहत किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। ऐसे ही गरिमा के साथ व्यवहार का अधिकार या गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसमें छीन लिया जाता है उन अपराधियों के द्वारा जो महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म करते हैं। तो किसी व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बलात्कार इस अधिकार को पूरी तरह से छीन लेता है और महिला को अपमानजनक स्थिति में डाल देता है। तो जब भी हम बात करते हैं बलात्कार की या महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म की, दुर्व्यवहार की, तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 में न केवल जीने का अधिकार बल्कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, ये सारे अधिकार भी उससे छीन लिए जाते हैं। शारीरिक स्वायत्ता का अधिकार, मानसिक स्वायत्ता का अधिकार भी उससे छीन लिया जाता है। इस मामले में जो 6 अभियुक्त हैं जिन्हें सजा हुई है उन्हें पहले तो धारा 376 डी जो कि सामूहिक बलात्कार के लिए लगाई जाती है। ये आईपीसी की धारा है क्योंकि तब आईपीसी चलता था। अपराधियों को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी माना गया है और इन्हें 20 साल का कठोर कारावास और 50,000 तक के जुर्माने की सजा दी गई है। इसके बाद पहले आरोपी को छोड़कर पहले अभियुक्त को छोड़कर 2 से लेकर 6 यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां को आईपीसी की धारा 109 के तहत, जो 9 के धारा के तहत, और इसके साथ ही जो धाराएं दूसरी लगी हैं जिनमें 342 है, 354 है, 354 बी, 357, 366, 376 बी के तहत अलग से सजा नहीं दी गई। चूंकि ये 20 साल की कठोर सजा दी जा चुकी थी इसलिए अलग से सजा नहीं हुई है। और आईपीसी की धारा 342 जिसमें अवैध रूप से किसी को बंदी बनाना शामिल है, किसी को बंदी बनाने का अधिकार शामिल है, के अंतर्गत 1 वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है। हालांकि 376 डी के तहत दी गई सजा को देखते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत, जिसमें महिला की मर्यादा भंग करने के लिए कोई अलग से सजा नहीं दी गई है, मतलब कुल मिलाकर 20 साल के कठोर कारावास की सजा इन्हें हुई है। और जो पहला आरोपी जो पल्सर सुनील है, जिसे सुनी कहा जाता है, उसको आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत 3 वर्ष की कारावास और 1 लाख का जुर्माना और हुआ है। आईटी एक्ट की धारा 67 ए के अंतर्गत 5 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माना दिया गया है। अब ये सारी धाराएं और ये सारे जो आईपीसी की धारा हैं और आईटी एक्ट की धारा हैं, इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जिसमें आईपीसी की धारा 376 डी है जो कि सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप से संबंधित है। जब एक महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है तब यह सेक्शन लगता था, आईपीसी 376 डी। इस धारा के तहत अधिकतम सजा कारावास की है, आजीवन कारावास की है और न्यूनतम सजा 20 साल के कठोर कारावास की है। और जुर्माना भी लगाया जाता है ताकि पीड़िता का पुनर्वास किया जा सके, पीड़िता को मुआवजा दिया जा सके। हमें यहाँ पर एक होमवर्क ये करना है कि अब इन आईपीसी की धाराओं की जगह बीएनएस में कौन सी धाराएं लगती हैं। आईपीसी 109 जो कि दुष्प्रेरण, मतलब किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना या भड़काने के लिए लगाया जाता है या कोई सहायता के लिए लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अपराध को भड़काता है, उकसाता है या अपराध में मदद करता है तो आईपीसी की धारा 109 लगती थी। इसके बाद आईपीसी की धारा 342 जो कि अवैध रूप से बंदी बनाने से संबंधित है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी स्थान पर बंद रखना और 1 साल तक का कारावास इसमें और जुर्माना इसमें दिया जाता है। आईपीसी की धारा 354 कहती है कि महिला की लज्जा को भंग करना,
अश्लील या अभद्र व्यवहार करना 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना। धारा 354 बी कहती है कि किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना या निर्वस्त्र करना, किसी महिला के कपड़े उतारना या उसे नग्न करने का प्रयास करना अपराध है और इसमें 3 से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना शामिल है। धारा 357 में है पीड़िता को मुआवजा, मतलब न्यायालय को अधिकार है कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। धारा 366 कहती है कि बहलाकर विवाह करना या अवैध संबंध हेतु ले जाना, महिला को जबरदस्ती या धोखे में ले जाना या धोखे से ले जाना 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान 366 में। आईटी एक्ट की धारा 66 ई कहती है कि किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर, वीडियो बिना उसकी अनुमति के प्रसारित करना अपराध है और इसमें 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ऐसे ही धारा 67 ए में यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन शामिल है। अश्लील यौन सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण करना, उसे फैलाना, तो इसमें यदि कोई पहली बार अपराध करता है तो 5 वर्ष का कारावास है, 10 लाख तक का जुर्माना है और यदि रिपीट ऑफेंस है तो 7 साल तक का कारावास है। पहले एडिटोरियल में इतनी ही बातें कही गई थी। हमारे लिए इसके संवैधानिक पहलुओं पर, पीड़िता के अधिकारों पर और कानूनी धाराओं पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में या कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इससे जुड़े हमें सारे पॉइंट्स तैयार कर लेने चाहिए ताकि हम किसी आंसर में लिख सकें कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद है एफएटीएफ के बारे में। डब्ल्यूटीओ ने कुछ बातें कही हैं और विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि भारत अब तक 20 से ज़्यादा मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल हो चुका है। भारत ने 20 से ज़्यादा मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन इसमें अभी जो जुलाई में यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है वो शामिल नहीं है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि कौन-कौन से क्षेत्रों में समझौता हुआ है, भारत को कितना फ़ायदा होगा, यूके को कितना फ़ायदा होगा, कितनी छूट मिली है, कितने प्रोडक्ट्स इसमें कवर हो गए हैं। भारत और यूके के लिए, दोनों पक्षों के लिए कैसे समझौता लाभकारी है, इसके बारे में हमने बात की है। इसको जाकर हम प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता हुआ है वो इसमें शामिल नहीं है। यूरोप के साथ जो समझौता हुआ है वो भी शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ जो वार्ताएं चल रही है वो इसमें शामिल नहीं है। मतलब जो समझौते अभी तक हो चुके हैं वो उसमें बातें की गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत एक बार फिर से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करना चाह रहा है, बात करना शुरू कर दिया है या बात करना शुरू करेगा। ये एक समझौता है, रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि जिसमें ये वाले देश शामिल हैं। भारत ने आरसीईपी से हाथ पीछे खींच लिया था 2019 में और इसके पीछे कारण था कृषि क्षेत्र और रूल्स ऑफ ओरिजिन से जुड़ी हुई चिंताएं। आरसीईपी में चाइना है, आसियान की कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, जापान और साउथ कोरिया है। जब भी दो देश आपस में व्यापार समझौते करते हैं तो दोनों देशों को बराबर का फायदा होना चाहिए, इस आधार पर समझौते किए जाते हैं। और समझौते जब किए जाते हैं तो आयात और निर्यात में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत यूके के साथ समझौता कर रहा है तो यूके से भारत में आयात होने वाली चीज़ों पर शुल्क नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा, ताकि यूके से भारत में माल का आसानी से आयात हो सके और भारत से जो यूके में निर्यात होता है सामान, उस पर यूके टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब शुल्क नहीं लगाएगा, टैरिफ नहीं लगाएगा, ताकि भारत से यूके में जाने वाली वस्तुएं आसानी से जा सके, मार्केट में वहाँ पर सस्ती बिक सके और मार्केट में कॉम्पीट कर सके। लेकिन जो पिछले हमने समझौते कर रखे हैं, जैसे आसियान के साथ समझौता है, जापान के साथ है और दक्षिण कोरिया के साथ है, इन समझौतों में भारत को नुकसान होने लगा है। भारत के खिलाफ व्यापार संतुलन, मतलब ट्रेड बैलेंस भारत के खिलाफ चला गया है। मतलब सीधी सी बात है कि भारत को व्यापार घाटा हो रहा है इन देशों के साथ व्यापार करने में। ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बात बताई जा रही है। तो जापान के मामले में भी भारत को व्यापार घाटा हो रहा है, आसियान के साथ भी व्यापार में घाटा हो रहा है। हालांकि भारत से निर्यात बढ़ा है, मतलब मात्रा, क्वांटिटी बढ़ सकती है, लेकिन भारत से हाई वैल्यू और कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें निर्यात नहीं हो पाती हैं और इन्हें हमें आयात करना होता है। और इस आयात के चलते, मतलब महंगी वस्तुओं के आयात के चलते भारत का व्यापार घाटा बढ़ा इन देशों के साथ, भले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, लेकिन फिर भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है इनके साथ। एडिटोरियल कहता है कि भारत ने जब भी व्यापार समझौते किए हैं तो उन व्यापार समझौतों में पर्याप्त रूप से मोल भाव नहीं किया है। मतलब अपने लाभ के लिए भारत ने ठीक से समझौतों पर चर्चा नहीं की। समझौतों के जो प्रावधान हैं
उन्हें तैयार ठीक से नहीं किया है, तो इससे भारत को नुकसान हो रहा है। जबकि जो हमारा साझेदार देश है, उन्होंने इस समझौते का पूरा-पूरा लाभ लेने की कोशिश की है, पूरा-पूरा लाभ लेने वाले प्रावधानों पर उन्होंने ज़ोर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इन समझौतों का उपयोग किया है। लेकिन भारत ने जैसे कि गुणवत्ता मानकों पर, प्रमाणन पर, उत्पत्ति नियमों पर, गैर शुल्क बाधाओं पर ठीक से चर्चा नहीं की है, इसका नुकसान भारत को हो रहा है। साथ ही भारत ने यानी भारत की सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए व्यापार जगत है, उनसे ठीक से परामर्श नहीं किया है, उद्योग संगठनों से वार्ताएँ नहीं की है कि उन्हें क्या ज़रूरत है। उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए भारत की सरकार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने चाहिए थे। ये आलोचना इसमें की जा रही है। एडिटोरियल कहता है कि जो हमारे पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, जिनमें आसियान, जापान और कोरिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, उनकी समीक्षा करने के बाद जो हमने सुधार किए हैं और सुधार करने के बाद उसके बाद जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जैसे यूएई के साथ, उसमें एक संतुलित रिजल्ट मिल रहा है। दोनों देश विन-विन सिचुएशन में हैं। भारत को भी नुकसान नहीं हो रहा है, भारत को भी कोई बड़ा घाटा नहीं हो रहा है, भारत को भी व्यापार घाटा नहीं हो रहा है। फिलहाल व्यापार समझौतों के लिए भारत यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है और यहाँ से जो भी हमने बातें सीखी है पुराने व्यापार समझौतों से, पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से, उनका उपयोग हम आने वाली वार्ताओं में, आने वाले समझौतों में करेंगे और करना भी चाहिए। जैसे अमेरिका से बात करते हुए हमें ध्यान रखना होगा सेवा क्षेत्र का, समुद्री उत्पाद का, इंजीनियरिंग वस्तुओं का और वस्त्र क्षेत्र का, क्योंकि इन क्षेत्रों में हम निर्यात करते हैं और इनका फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ बातें करते हुए हमें लौह, इस्पात, सीमेंट और जितने भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्र हैं, उन पर ध्यान रखना होगा क्योंकि वहाँ पर कार्बन बॉर्डर मैकेनिज़्म जैसे उन्होंने मैकेनिज़्म लाकर वहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है। कार्बन प्रोड्यूस करने के नाम पर, कार्बन उत्सर्जन के नाम पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, तो हमें व्यापार समझौतों में इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा और इस तरह के प्रावधान करने होंगे जिससे भारत के निर्यातकों को, भारत के निर्यात को, भारत के प्रोड्यूसर को और भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को उसके दायरे के आधार पर, उसके प्रावधानों के आधार पर और उसके लागू होने के स्तर के आधार पर अलग-अलग वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। एफटीए में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक कानूनी बाध्यकारी संधि तो है, लेकिन इसका उद्देश्य होता है शुल्क यानी टैरिफ, कोटा, आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना या खत्म करना। इन समझौतों में प्रायः व्यापार सुगमता, आसानी से व्यापार हो सके, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश संरक्षण से जुड़े प्रावधान भी शामिल होते हैं। तो जब भी व्यापार बाधाओं को दूर करना होता है या खत्म करना होता है या कम करना होता है, तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। फिर आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इनमें क्या होता है, शुल्क समाप्ति नहीं की जाती, लेकिन कुछ-कुछ जो विशिष्ट वस्तुएँ हैं, मतलब जिन पर दोनों देश सहमत होते हैं, उन पर ही रियायतें दी जाती है। कुल मिलाकर सभी चीज़ों पर शुल्क समाप्ति नहीं की जाती, इसके बजाय कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर रियायत दी जाती है और जिनका दोनों देश आपस में एक्सचेंज कर सकें, निर्यात आयात कर सकें। फिर है द्विपक्षीय निवेश संधियाँ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। अब ये जो ट्रीटीज़ हैं, बीआईटीज़, 2 देशों के बीच में निवेश की सुरक्षा और प्रोत्साहन को लेकर, मतलब दोनों देश मिल बैठकर बातें करते हैं, दोनों देश मिल बैठकर इस बात को तय करते हैं कि हम एक-दूसरे के देशों में निवेश को बढ़ाएँगे और जब भी निवेश आएगा दूसरे देश से हमारे यहाँ, तो हम उस निवेश की भी रक्षा करेंगे। उस निवेश के लिए भी कुछ रियायतें या कहें कि नुकसान होने की स्थिति में या कानूनी दाँव-पेच की स्थिति में उसका संरक्षण करने के लिए कुछ समझौते या कुछ प्रावधान हो सकते हैं। ऐसे ही एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते, मतलब एक क्षेत्र के देशों पर जो एक ही रीजन में है, जैसे मान लीजिए साउथ एशिया में है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ऐसे क्षेत्रों में देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए समझौते किए जाते हैं। उन्हें क्षेत्रीय व्यापार समझौते या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा जाता है। तो आज के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल ही थे, दोनों एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।